हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहां चित्र में देख पा रहे हैं, भारत का मैप है और इसमें जो है आप देख पा रहे हैं भारत जो है हिमालय की अवस्थिति इस तरीके से। ये आपका है ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हिमालय कहलाता है और हिमालय की उत्पत्ति हम जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति क्या हुई। भारत में जो हिमालय है उत्तर में अवस्थित है और हिमालय जो है हमारी जो है भारतीयों की शान जैसा जो भी है। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किन दशाओं में हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसको हम जो है इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति जो है से संबंधित सिद्धांत कितने हैं, या हिमालय की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत है वो किस किस विद्वानों ने दिए हैं। तो सबसे पहले वो जानते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए, जो हिमालय की, अब यहाँ लिख देते हैं हम, हिमालय की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, आप लोग भी इसको क्या है नोट करते जाइए, मेरे साथ आप भी नोट करते जाइए। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भारत में आयोजित किए जाते हैं उन सभी कुछ जो है परीक्षाओं में कभी ना कभी या जो है विगत वर्षों में जो है हिमालय से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसको मैं आपको हर डायमेंशन समझाने का प्रयास करूँगा और आज ऐसी आशा है कि ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हिमालय की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत दिए गए हैं वो अनेक विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो है दिए गए हैं और अपने अपने मतानुसार दिए गए हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो पहला सिद्धांत हम यहाँ पढ़े देखेंगे तो वो है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे होम्स का संवाहन तरंग का सिद्धांत। तीसरा पढ़ेंगे हम जेफरीज का तापीय संकुचन का सिद्धांत। चौथा जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है अल्फ्रेड वेगनर के विषय में आप सभी जानते हैं। अल्फ्रेड वेगनर जो है तो एक महान जो है वैज्ञानिक रहे हैं और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत उन्होंने दिया था और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से ही जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का जो है प्रतिपादन हो सका था। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और अंत में जो सिद्धांत है छठा वो है आपका आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो इतने जो है निम्नलिखित सिद्धांत जो है हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए हैं, इतने सारे जो है सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है तो वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका है वो है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ये जो बाकी के जो सिद्धांत हैं वो भी जो है हिमालय की उत्पत्ति संबंधी दिए गए हैं, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, यानी हमें इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ जो है दो ही जो है सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे, पहला कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत और दूसरा आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। तो इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कोबर महोदय का जो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ते हैं। तो देखिए, कोबर कौन थे, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि कोबर कौन थे। तो कोबर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
कोबर महोदय जो थे वो एक जर्मन भूवैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। और जो है इन्होंने जो है वलित पर्वतों की उत्पत्ति जो है वो भूसन्नतियों से मानी है। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने माना या इन्होंने जो विचार दिया, इन्होंने कहा कि वलित पर्वतों से ही जो है भूसन्नतियों से ही वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। और जो है इन्होंने कहा कि जो है भूसन्नतियाँ वलित पर्वतों की पालना है। लेकिन जो है भूसन्नति जो शब्द है, तो इसका जो सर्वप्रथम प्रचार जो है विचार जो इन्होंने नहीं दिया था, वो सर्वप्रथम जो प्रचार दिया गया था वो हाल एवं डाना ने दिया था, इन्होंने नहीं दिया था। इन्होंने सिर्फ जो है भारत के संदर्भ में जो है भूसन्नति सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, या उसकी जो है वो सिद्धांत उन्होंने जो है बताया था। तो सबसे पहले ये तो आपने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि भूसन्नति क्या है। तो भूसन्नति सिद्धांत हम जान लेते हैं। देखिए, जो भूसन्नति है, भूसन्नति क्या है? भूसन्नति को फ्रेंड्स अंग्रेजी में जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं। ठीक है, जियोसिंक्लाइन कहते हैं भूसन्नति को। तो अब हम जानते हैं कि कोबर महोदय के जो है कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति जानते हैं कि कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी और जो है किन परिस्थितियों में हुई थी, तो उसको हम जानते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम। कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति। देखिए, कोबर के अनुसार कोबर का मानना था कि जो पूरा जो सातों कॉन्टिनेंट आज बटे हुए आपस में हैं, तो वो सातों कॉन्टिनेंट आपस में बटे हुए नहीं थे। वो उनका एक सम्मिलित रूप था। दीज आर कनेक्टिंग फॉर ईच अदर। वो आपस में जुड़े हुए थे। वो और उस जो है महाद्वीप को या सुपर कॉन्टिनेंट को कहा गया था पेंजिया। यानी मान के चलिए, यानी इस तरीके से जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी गोल थी, और जो है पृथ्वी में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और वो कॉन्टिनेंट कहलाया था पेंजिया। क्या कहलाया था? पेंजिया। ठीक है। और जो इसके यहाँ पर जो एक क्षेत्र था, ये सब सागरीय क्षेत्र था। यहाँ सब ये सागर था, महासागर था एक, और उसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। तो उनके अनुसार क्या हुआ कि जो पेंजिया का विखंडन हुआ, पेंजिया टूटी। अब पेंजिया का जो है कैसे टूटी, तो इसके विषय में जो है हम अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को देखते हैं कि ध्रुवीय खिंचाव के कारण जो है पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ था। लेकिन यहाँ इन्होंने उसके विषय में नहीं बताया। इन्होंने इतना ही कहा कि पेंजिया दो भागों में टूटी। तो जो पेंजिया दो भागों में टूटी, तो जो पहला, इस तरीके से आप देख लीजिए, जब पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ, तो पहला जो यानी ऊपर का एक भाग बन गया ये, और जो नीचे जो एक भाग ये बन गया। तो ये जो भाग बना ऊपर वाला, ये कहलाया आपका अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेंशिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लॉरेंशिया भी कहते हैं। और जो ये नीचे वाला जो भाग गया, ये इसको कहा गया गोंडवाना। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। ठीक है। और जो बीच में एक सागर की उत्पत्ति हुई, बीच में यहाँ पे एक सागर की उत्पत्ति हुई, और वो सागर कहलाया तेथिस सागर। क्या कहलाया? तेथिस सागर। कोबर के अनुसार यही जो तेथिस सागर क्या था? भूसन्नति थी। लेकिन सबसे पहले हम इसको और जो है महाद्वीपीय विखंडन, जिस महाद्वीपों के विखंडन को थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एक हम पृथ्वी का मैप बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी का मैंने मैप बनाया। अब इसमें मैं देख लेता हूँ। देखिए,
यानी कुछ इस तरीके से जो है इसका विखंडन हुआ। तो यानी जो पहला ये भाग था, तो ये आपको भाग जो हो गया, तो ये हो गया था आपका अंगारा लैंड। क्या हो गया था? अंगारा लैंड। और ये हो गया था आपका गोंडवाना। ठीक है। और बीच में जो एक सागर बना, ये जो बीच में जो सागर बना, और यही सागर कहलाया आपका, ये जो सागर बना, ये सागर क्या था? एक छिछला, संकरा और लंबाई में विस्तृत सागर बना, और यही सागर कहलाया आपका तेथीस सागर। क्या कहलाया? तेथीस सागर। अब इन जो दो भूखंडों से जो है जो महाद्वीप बने, जो है कॉन्टिनेंट बने, तो देखिए जो अंगारा लैंड से बने, जो है यूरोप बना, उत्तरी अमेरिका बना, जो है एशिया बना। ठीक है। और उसके बाद जो गोंडवाना से उत्तरी जो है आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। उसके बाद देखिए ये आपका इंडिया है। क्या है? ये आपका इंडिया है। ये भारतीय प्रायद्वीप है। और ये भाग किसका था? ये भाग था अफ्रीका महाद्वीप का। और ये इसी तरीके से मूव होता हुआ इसी तरीके से यहाँ से टकराया, और यहाँ पे वर्तमान में यानी फ्यूचर यानी यहीं पे बना था आपका हिमालय। यानी जब ये गोंडवाना का भाग भारतीय प्रायद्वीप, ये भाग जाकर किसे टकराया था? वो टकराया था यूरेशियन प्लेट से टकराया था, और उसी टकराव से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो यानी कोबर महोदय के अनुसार जो ये छिछला सागर बना, तो वही कहलाया, वही है भूसन्नति। ठीक है। हम लौटेंगे जो है इस पर, तो हम लौटते हैं जो है कोबर महोदय के सिद्धांत पर। तो उनके अनुसार आपको हमने समझा दिया है। अब उनके जो है आधार पर हम समझते हैं कि कैसे। तो उन्होंने क्या कहा? जैसे कि उन्होंने क्या कहा, मान लीजिए चलिए इस तरीके से भूसन्नति उन्होंने बताई। जैसे भूसन्नति क्या है? तो भूसन्नति हम जान लेते हैं कि भूसन्नति क्या है। तो भूसन्नति मान लीजिए चलिए क्या होता है कि एक छिछला, सकरा और बहु जो है लंबाई में विशेष जो है जलीय क्षेत्र होता है। जैसे मान चलिए ये लंबाई में विशेष एक जलीय क्षेत्र होता है, और यही को उन्होंने नाम दिया था भूसन्नति। क्या नाम दिया था? भूसन्नति। ठीक, ये भूसन्नति है। आइए आपको समझ में आ गया। तो अब हम जो है इन जो है भूसन्नति के माध्यम से हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे भाई निर्माण हुआ होगा। तो ये समझ लीजिए। तो मान के हम चलते हैं कि जो ये भाग रहा होगा, ये वाला भाग, तो ये रहा होगा आपका ये जो है तो जो ये भाग है, ये जो है आपका ये कराया था फॉर्म्स लैंड, यानी अग्रभाग जो है ये भाग था, अग्रभाग था। ये क्या था? ये था आपका अग्रभाग। ठीक है। और ये भी जो है आपका अग्रभाग था। आपको भूसन्नति मैंने बता दी है कि एक सकरा जो है, एक सकरा और एक जो है छिछला, और लंबाई में वैसे तो एक जो है जलीय क्षेत्र होता है जिसमें नदियाँ आपस में जो है इधर आस पास से ला करके मिट्टी को जंप करती हैं। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो भूसन्नति कहलाता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो उन्हीं के यानी कोबर महोदय के अनुसार जो ये अग्रभाग था, तो यानी अब इसको मान लेते हैं हम गोंडवाना, क्योंकि हमें हिमालय की उत्पत्ति समझना है। गोंडवाना यानी मान लीजिए इसको भारत कह लीजिए, भारत वाला क्षेत्र। और ये जो हम कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं अंगारा लैंड, यानी ये चीन वाला हम समझ लेते हैं चीज़ें। तो यानी अब इसमें क्या समझेंगे आप? कोबर महोदय के अनुसार यानी जो नदियाँ थी, जैसे मान लीजिए यहाँ से नदियाँ आकर के इसमें डंप कर रही हैं, यहाँ से लाके नदियाँ इसमें अपने अवसाद को डाल रही हैं। क्या डाल रही हैं? अवसादों को डाल रही हैं, यानी ला के अवसाद को इसमें पाट रही हैं नदियाँ, अवसाद को लाके। अब अवसाद क्या होते हैं? तो मिट्टी होते हैं और पत्थरों के टुकड़े होते हैं, वो ला करके इसमें डाल रहे हैं। तो इसमें डालने के लिए, अवसाद डालने के कारण जो इसका भार है, यानी तो इसमें क्या कहा गया कि भार के जो कारण, यानी अवसाद के भार के कारण जो ये भूसन्नति थी, ये क्या हो गई? ये नीचे की ओर अवतलित हुई। क्या हुई? ये नीचे की ओर अवतलित हुई या नीचे की ओर झुक गई। कैसे झुकी वो देख लीजिए। यानी जब भार पड़ा, यानी फिर मैं इसको बना देता हूँ एक जैसा, इस तरीके से मान लीजिए, ये भूसन्नति थी। तो जब इसमें नदियां आकर के यहाँ पर अपने जो है सेंडिमेंट को या अपने जो है अवसाद को यहाँ पे जब डंप कर रही हैं, तो इसका क्या हुआ? ये जब कोई चीज़ में, मान लीजिए कोई चीज़ में जब आप भार डालोगे तो वो चीज़ नीचे झुकेगी। तो जब इसमें नदियाँ ने अपना सेंडिमेंट डालना स्टार्ट किया, तो ये जो है ये नीचे की ओर अवतलित होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ इसमें? ये नीचे की ओर अवतलित होना
प्रारंभ कर दी, यानी नीचे की ओर ये क्या करनी, ये अवतलित होने लगी। यानी मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, भार बढ़ने के कारण, भार बढ़ने के कारण, भूसन्नति नीचे की ओर अवतलित हुई। क्या हुई? अवतलित हुई। अवतलित हुई यानी इसका भार बढ़ गया। और जब ये भार अवतलित हुई और जब इसमें जो है भार बढ़ गया तो इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, इसमें संकुचन प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? इसमें संकुचन प्रारंभ हो गया। इसमें क्या हो गया? इधर से भी जो है ये भी यहाँ संकुचन प्रारंभ हो गया। और जो इसका दोनों जो इसके अग्रभाग थे, जो फॉर्म्स लैंड थे यानी अग्रभाग थे, इधर का अग्रभाग और इधर का अग्रभाग, ये क्या हुए? ये एक तरफ से इधर को संकुचन बढ़ने के कारण इसमें जो है संकुचन जो है संकुचित हो गया और संकुचन बल यानी संपीड़नात्मक बल लगने, कंप्रेशन फोर्स लगने के कारण यानी दोनों अग्रभाग क्या हुए? एक दूसरे की ओर खिसकने लगे। यानी ये भाग इधर खिसकने लगा और ये भाग इधर खिसकने लगा। ठीक है, यानी दोनों जो है दोनों अग्रभाग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों अग्रभाग एक दूसरे की ओर खिसकने लगे। यानी ये इधर से खिसकने लगे और ये इधर से खिसकने लगी। अंततः क्या हुआ? इसका एक परिणाम, इसका जो प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ कि जो ये भूसन्नति थी, यानी जो ये भूसन्नति थी ये क्या हुई? ये और सक्रिय होती गई। यानी ये जो भूसन्नति थी, जब इसमें जो है संकुचन बल, ये क्या है? ये संकुचन बल है। ये संकुचन बल इसमें लग रहा है। यहां से संकुचन बल और यहां से संकुचन बल लग रहा है। मान के चलिए संकुचन बल कैसे कार्य करता है। मान लीजिए कि जब किसी चीज़ को आप दबाएंगे, एकदम प्रेस से दबाएंगे, जो है मसलन एक आटे के जो है आटे के जो गूथा हुआ आटा लीजिए आप और उसको एक चौरस यानी इस तरीके से आटे का गूथ है और उसको लीजिए और उसको इधर से प्रेस कीजिए और उधर से प्रेस कीजिए। तो जब इधर से उधर से आप प्रेस करोगे तो बीच में क्या होगा? ये फूक जाएगा, यानी ये एक प्रकार के फूल जाएगा। तो वहीं पर यही हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? जब यहाँ पर संकुचन बल लगा, इधर से भी लगा और इधर से भी संकुचन बल लगा, तो ये जो लैंडफॉर्म्स क्या हुआ? इस सिकुड़न, ये जो है एक तरीके से इसको इस तरीके से एकदम पीसने का कार्य करने लगे, एकदम तरीके से उसको दबाने लगे। जब उसको दबाने लगे तो दबाने के कारण यानी संकुचन बल लगने के कारण क्या हुआ कि दोनों किनारे की ओर, यानी दोनों इधर किनारे और उधर किनारे पर जो है वलित परवरों का निर्माण हुआ। जैसे कि मान के चलिए जब संकुचन बल इसमें लगा तो यानी इस किनारे पर और इस किनारे पर, ठीक है, पर्वत बने। क्या बने? वलित पर्वत बने। कौन से पर्वत बने? वलित पर्वत बने। कौन से पर्वत बने? वलित। तो यानी मान लीजिए ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये क्षेत्र था ये था आपका क्या था? गोंडवाना था, गोंडवाना। ठीक है, तो ये जो बने तो ये बने आपके हिमालय। क्या बने? हिमालय बने। हिमालय बने। हिमालय में कैसे? जैसे मान के चलिए हिमालय बने और हिमालय में आपका देख लिए महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक। और क्या बने? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक बने। और बीच में और यहाँ ये जो चाइना जो इस तरीके से मान लीजिए जो अंगारा लैंड का भाग था, ये किसका भाग था? ये अंगारा लैंड का भाग था। ये जो भाग था ये अंगारा लैंड का भाग था, अंगारा लैंड का भाग था, यानी चीन का भाग था, समझ लीजिए। तो इसमें यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे एक जो है क्या बना? एक मध्य पिंड बना।
यहाँ पे क्या बना, एक प्रकार का समतल या मध्य पिंड बना। जिस तरीके से मैं बता दूँ, यानी बल चूंकि यहाँ से बल लग रहा है और यहाँ से बल रहा है, लेकिन जो ये संकुचन बल है इतना पर्याप्त, यानी इतना ज़्यादा बल ये नहीं है कि क्या करे कि इसको भी वलित कर सके। तो ये क्या हुआ, एक मध्य पिंड के रूप में जो है बन गया, यानी वो जो है वलित पर्वत ना बन सका। तो यही क्या, ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका मध्य पिंड। क्या कहलाया, ये कहलाया आपका मध्य पिंड, या फिर इसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तिब्बत का पठार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। और जो पर्वत श्रेणी बनी, ये बनी आपकी, क्या बनी, ये जो पर्वत श्रेणी आपकी बनी यहाँ पे, तो ये पर्वत श्रेणी बन गई आपकी कुल्लुल जो है शान बनी। क्या बनी, कुल्लुल शान बना। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से चीज़ें बनी। इसको एक बार जो है आप देख लीजिए किस तरीके से ये चीज़ें बन गई यहाँ पे। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट करते जाइए, फिर हम दूसरे जो है पॉइंट को आपको बताने को प्रारंभ करें। तो ये आप नोट करते जाइए किस तरीके से चीज़ें हुई। देखिए, जैसे कि आपने जाना कि जो है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत क्या था, उसी तरीके से आपने इस सिद्धांत को जाना, और कई मायनों में जो ये सिद्धांत है ये सर्वमान्य भी है, और इसको जो है माना भी जाने लगा। जैसे अब इसमें जैसे हम मान के चलते हैं, तो इसमें हम कोबर महोदय के जो सिद्धांत है भूसन्नति का सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं जो है अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत से मिलता जुलता है। अल्फ्रेड वेगनर जो महाद्वीपीय का सिद्धांत बताया था, तो उससे जो है कुछ हद तक ये सिद्धांत जो है मिलता जुलता है। तो इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कोबर महोदय का जो है, या कोबर का जो है इसका हम एक जो है आलोचनात्मक जो है क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कितनी बातें उनकी सत्य थी और कितने जो है उनकी चीज़ों को माना गया। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन। किसका करेंगे, हम करेंगे कोबर की भूसन्नति के सिद्धांत का। किसका करेंगे, कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत का, कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत का। ठीक है, यानी हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कोबर की भूसन्नति के सिद्धांत का हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। अब इसका अर्थ क्या होता है, हम जानेंगे कि किन जो है इसके जो है कोबर का जो भूसन्नति का सिद्धांत है उसके जो है पॉजिटिव तथ्य क्या थे, यानी किन चीज़ों में जो है कोबर महोदय पास हुए या किस चीज़ों की जो सही से व्याख्या नहीं कर पाए, और किन चीज़ों की उन्होंने जो है एक समुचित और उत्कृष्ट जो है तो व्याख्या की थी। तो इसके विषय में हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोबर महोदय ने जो कहा कि जो है हिमालय की जो जितने भी वलित पर्वत हैं इनकी उत्पत्ति भूसन्नतियों से हुई है, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। कैसे सत्य है, जैसे उन्होंने क्या कहा, पहले हम इनकी जो है सकारात्मक तथ्यों के विषय में जान लेते हैं। तो जो पहला उनका जो सकारात्मक तथ्य है वो उन्होंने क्या कहा था कि भूसन्नतियों से वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। ये जो पॉइंट उन्होंने बताया, ये जो उनकी जो इन्होंने जो ये बताया था, वो कहीं ना कहीं जो है 100% सत्य है। कैसे सत्य है, वो सत्य इसलिए है कि जैसे उन्होंने क्या कहा था कि भूसन्नति से जो है बना है हिमालय। और दूसरी बात यह है, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हिमालय का जो उन्होंने जो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय की जो है उत्पत्ति के संदर्भ में दिया गया था। तो जिसे उन्होंने क्या कहा कि जो है इसमें जो उन्होंने बताया था कि वलित पर्वत से हुआ है भूसन्नतियों से, तो भूसन्नति में क्या है, जल का एक क्षेत्र होता है और उसमें क्या होता है, उसमें जलीय जीव होते हैं। तो जब हिमालय में जो अवशेष मिले हैं, जो फॉसिल्स मिले हैं जीवों के, जो जीवाश्म, तो उसमें ये पता चलता है कि वो जलीय जीव थे।
तो जब जब जलीय जीव है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यानी वहाँ पर पहले भूसन्नति थी, यानी वहाँ पे तैथिस सागर था, इसी के कारण वहाँ पे जो है जलीय जीव मिले हैं। तो ये चीज़ें, इससे क्या होता है कि ये स्पष्ट हो जाती है कि जो है उनकी वो जो है वलित पर्वतों से ये बात उनकी जो है ये तथ्य है, ये सकारात्मक तथ्य है और ये जो है 100% सत्य है और आज भी प्रासंगिक है, मतलब ये माना जाता है ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें जो है आज भी मानी जाती हैं और ये चीज़ें सही भी हैं। बात करते हैं इनकी दूसरी, जो हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा, उन्होंने जैसे पहले ही कहा, उन्होंने क्या कहा था कि जो है नदियों के अवसादों से, नदियों के अवसादों से वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई, वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ये भी कहीं ना कहीं सत्य है, ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जो है सत्य है। और इसमें जो है तो वो जो है चूके नहीं और उन्होंने जो है सही चीज़ें जो है बताई। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, दूसरा भी तथ्य उनका समझ लीजिए। जैसे उन्होंने क्या कहा कि जो है भूसन्नतियों में जो इधर से बल और उधर बल लगने के कारण जो बल लगता है किनारे पर, जो है हिमालय पर्वत जो है निर्माण हुआ, तो वो भी सत्य होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह कुल्लुल-शान वहाँ पर है और बीच में जो है आपका जो तिब्बत का पठार है और यहाँ पे हिमालय, तो ये जो है इनके वजह से भी आप कह सकते हैं कि जो है उनकी ये बात भी सही थी कि दोनों किनारों पर जो है तो निर्माण होता है, किसका, तो निर्माण होता है जो है वलित पर्वतों का, ठीक है। तो कहीं हद तक जो है ये चीज़ें जो है आप जो है अच्छे से जान पाए हैं। अब हम बात करते हैं उनके जो कुछ जो है नकारात्मक तथ्यों की। नकारात्मक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि जो उन्होंने जो कौन कौन से नकारात्मक तथ्य दिए थे। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसे उन्होंने क्या कहा कि भूसन्नतियों में यानी संकुचन बल या संपीड़नात्मक बल लगने, कंप्रेशन फोर्स लगने के कारण, मान लीजिए ये चीज़ें उन्होंने बताई, इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये भूखंड है और इस तरीके से उन्होंने बताया। तो यानी ये जो बल लग रहा था, जो संकुचन बल था, संकुचन बल उन्होंने बताया, संकुचन बल, वो बल इतना प्रबल नहीं था कि एक इतने महान जो है हिमालय का निर्माण कर सके। यानी जो बल उन्होंने बताया था, संकुचन बल जो बताया था, वो उस बल की सही से व्याख्या नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो इतना बल, मैंने फिर कहा आपको, वो इतना प्रबल बल नहीं था जिससे कि एक महान या इतने विशाल महान जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका निर्माण हो सके। तो इसमें कहीं ना कहीं वो चूक गए और जो है चूकने के कारण क्या हुआ कि उसकी वो सही से व्याख्या नहीं कर पाए। बाद में इसी व्याख्या को जो है किया था प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत ने, इसकी सही से व्याख्या कर दी थी, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक प्लेट जो भारी प्लेट थी वो नीचे और जो हल्की प्लेट थी ऊपर, और इसके धंसाव जो वो सबडक्ट होती गई और ये क्या है वो फ्लूट होती गई, और जिस तरीके से क्या हुआ एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ। ये बातें 100% सत्य है। तो क्या हुआ, कोबर महोदय इस यानी संकुचन बल को जो है इसकी व्याख्या करने में असफल रहे और उन्होंने उसकी सही व्याख्या नहीं कर पाई। दूसरी बात, उनका जो नकारात्मक तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो दूसरी जो है उनका नकारात्मक तथ्य है कि उन्होंने कहा कि पश्चिम पूर्व में जो है उन्होंने हिमालय की जो वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति की थी, यानी पश्चिम पूर्व, समझ लीजिए पश्चिम से पूर्व, यानी इस तरीके से जो उन्होंने हिमालय की जो वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति बताई थी वो तो सही व्याख्या कर पा रहे हैं। यानी पश्चिम से पूर्व की, यानी पश्चिम से पूर्व स्थित वलित पर्वतों की वो सही से व्याख्या कर पा रहे हैं, लेकिन पूर्व और जो है उत्तर और दक्षिण के जो है पर्वतों की वो सही से व्याख्या नहीं कर पाई। यानी यहाँ यानी उत्तर और दक्षिण के पर्वतों की वो सही से व्याख्या नहीं कर पाए। यानी उन्होंने हिमालय की तो व्याख्या सही से कर दी, लेकिन उत्तर और दक्षिण की वो व्याख्या नहीं कर पाए। अब इसमें क्या है, उत्तर दक्षिण क्या है, देखिए जैसे पहले जो आपका एक है, जैसे यहाँ एक मैप बना लेता हूँ मैं, यानी ये जो आपकी वलित पर्वत ही है, लेकिन इसकी व्याख्या उनके सिद्धांत के अनुसार नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, देखिए यहाँ पे जो एक सागर है वो है प्रशांत सागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। यहाँ पे कोई भूसन्नति नहीं है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। और आपको पहले ही पता है कि जो प्रशांत महासागर है वो बेसिकली भाग है पैंथालासा का। तो यहाँ पर वो चूक गए, यानी यहाँ पर वो जो है इसकी जो है सही से व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा बात आप समझ लीजिए आप, जैसे एक यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ, और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है। दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है
वो भी आप देख लीजिए। देखिए ये उत्तरी अमेरिका है आपका, और उत्तरी अमेरिका में जो एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, और वो है रॉकी। वो क्या है? वो है रॉकी, ठीक है, रॉकी। तो रॉकी पर्वत भी एक नवीन वलित पर्वत ही है, और उसकी भी सही से व्याख्या वो नहीं कर पाए, वो भी चूक गए, क्योंकि ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, और रॉकी पर इधर जो है आपका, इधर भी आपका प्रशांत महासागर है। तो इन जो है चीज़ों में वो चूक गए। बाकी के जो है तथ्य को जो है, बाकी के जो है हिमालय पर्वत की जो है उत्पत्ति के संबंध जो है संदर्भ में उन्होंने सही अच्छी से व्याख्या की, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में वो जो है वो अपने जो है चीज़ों के बारे में सही से नहीं बता पाए। तो इनकी इस जो है इनके इस सिद्धांत की जो पूर्ति है, उसके जो कुछ तथ्यों को जो अगर पूरा किया तो वो प्लेट टेक्टोनिक ने किया, और प्लेट टेक्टोनिक्स ने हमें समझा कि किस तरीके से वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। वलित पर्वतों के विषय में, आप पर्वतों के विषय में और बात जान लीजिए। देखिए पर्वत जो होते हैं तो वो 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। जो पहला पर्वत होता है वो होता है वलित पर्वत, दूसरा होता है आपका जो है ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम भ्रंशोत्त पर्वत भी कहते हैं, और तीसरा होता है आपका ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा होता है आपका अवशेष